प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। बाबू और ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? Don't control me. सर मैं उनको कहना चाहता हूँ वो कान खोल के सुन लें। मेरा कान बहुत शार्प है, मैं क्या करूँ उसका? इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। आप पीओके ले लो, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते आप? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। मेरा कहना यह है कि इसको एक कब लेने वाले हैं, डेट और टाइम हमको बोल दीजिए, क्योंकि एसआईआर पे सर प्लीज सर आपका ही बोल रहा हूँ सर, नहीं आपको बोलना चाहिए। ये तो खत्म है सर। हमारी कोशिश सिंस बिगिनिंग, जब सदन शुरू हुआ तब से हम सर के ऊपर नहीं सर, आई विल नॉट, दिस इज नॉट सर, नहीं हम सर मैं उनको कहना चाहता हूँ वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। रुचि जी राइट टू स्पीक, नो प्लीज, और यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। और सर जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी। हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है, वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते। अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर जो 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहाँ से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे, आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सर डिस्टर्ब वो लोग होते हैं सर, वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो सबको समझना चाहिए। हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज। सर माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री। There are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि
हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए, आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं, लेट मी स्पीक मैम। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया, आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे? हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है। सर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन ये देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, ये जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। हमारे एनएसए साहब ने कहा, एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस अ रेजोल्यूशन, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. इंसानी बातें हो रही थी, हमारे बड़े दोस्त है करीबी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। बड़ा अफसोस। अरे मेरे दोस्त, जितने क्विंटल टन उसने हमें ड्रग्स भेजा है इधर, जो ड्रोन अटैक हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन दी है, हमने 80% उसको पानी दे दिया। क्यों दिया? मैं पूछता हूं कांग्रेस से, क्यों आपने पीने का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, खेती का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिजली पैदा करने वाला पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, क्यों
क्यों दिया आपने? आपने क्यों दिया हमारा पानी? जुबान दी है देश को, कौन होते हैं आप देने वाले? मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, Address the chair. मगर मेरा कान बहुत शार्प है। Please, you address the chair. मैं क्या करूं उसका? Please. उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। Please, शांत। आप बोलिए। Please. Either you speak or I will speak. नहीं, जज आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा केवल। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, जज mind your प्लीज एड्रेस tongue. चेयर। Priyanka, don't control me. 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry, and I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए, आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this? वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ। ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया, इस बात को भी हमको समझना। नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने। हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। ये मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था, चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए। सर, आप ही के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीओके हम ले लेंगे 6 महीने के अंदर, अगर हम सरकार में आएंगे तो ले लो ना सर, हम आपके साथ हैं। हर घर, हर नागरिक भारत का आपके साथ लड़ने को तैयार है। मेरे घर से 4 लोग आकर देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है। आप पीओके ले लो, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते आप? क्यों आप कॉमा पे चल रहे हैं? ये हमारा सवाल है। जया जी से एक सवाल पूछना चाह रही थी मैडम, वो क्या डायलॉग था जिन्होंने कहा, कौन सा सिनेमा का, देवदास, कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। तो मैं नरेंद्र बाबू जी को बोल रहे हैं, मेरे भाई है ना, कि इस चुटकी सिंदूर का कीमत आप क्या जाने, क्योंकि कल शाम देश के टेलीविजन पे
हमारी शुभम द्विवेदी की बेवा, जिसकी सिंदूर मिट गई, लुट गई, उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर said everything in detail, but one thing that hurt me most, PM made no mention of those 26 people. Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi mentioned the 26 victims. I thank them for that. I was expecting Prime Minister to make a mention of those 26 people, but he didn't. तो फिर आप सिंदूर की अहमियत क्या जानते हो कि 1.5 घंटा की बोल भाषण में एक लफ्ज नहीं बोल सके, कि इन लोगों को याद नहीं कर मैं तो आई एम नॉट यील्डिंग। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदारी लेकर पंडित नेहरू देंगे? नहीं, पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे? कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आजीवन प्रतिबंध लगा देते, समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए, फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? जैसे पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। मैं इसलिए खड़ा हूं, ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात, सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन। माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, अगर मौका दिया बोला, अगर हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर,
क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर, मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता। खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर ए तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे। और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और कोई ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ। किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए। और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने। 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है। जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है, वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। आजादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है। जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है। 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभा उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने
एक याचक गिड़गिड़ा रहा था, इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। ग्रामीण क्षेत्र को नेटवर्क, मैडम पूरा बोलने दीजिए, नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविजन पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहां पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं। और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हजारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेज आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियां सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। माननीय एंटोनी साहब बोल रहे थे और ऐसा बोल रहे थे जैसे वहां 2 धर्मों के बीच संघर्ष हुआ। 2 धर्मों के बीच कोई संघर्ष न हुआ है और न अभी मणिपुर में हो रहा है। जातीय हिंसा जरूर हुई थी और महोदय यहाँ लालजी वर्मा साहब भी बोले, यहाँ काकोली घोष मैडम भी बोली। हम बताएंगे कि अभी भी वहाँ हिंसा जारी, राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय से अभी तक मात्र एक हिंसा हुई, उसमें 1 लोगों की जान गई है और वो भी 8 महीनों के भीतर। 4 महीनों में के अंदर अभी एक भी वहां मौत नहीं हुई है। आगे शांति व्यवस्था रहे। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है, शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अभी राष्ट्रपति शासन जरूरी है, इसलिए आपके पास निवेदन लेकर मैं आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं इस सदन को कि वहां शांति बहाल हो रही है। आप कृपया भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करें। मणिपुर के हिंसा जो निरंतर कुछ 2 दिन तक आगे बढ़ती रही, उसमें बाहर के लोग भी लगे थे और उनके सोशल मीडिया को कंगाल कर देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने वहां हिंसा जो भड़की थी, उस आग में घी डालने का इन्होंने काम किया था।